गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सारे लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो मजे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहली बार क्लास 11 के बच्चों के लिए आज आप लोगों के सामने मैं कुछ बुक से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स है जो मैं आप लोगों को के लिए लेकर आया हूँ। सो क्लास 11 के बच्चे ज़रा गौर से आप लोग सुनिएगा और अगर किताब होगा तो आप लोग निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि अभी एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेज सॉन्ग। सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है जिसका नाम है विलेज सॉन्ग। पोएट्री सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है VILLAGE विलेज सॉन्ग। चैप्टर का नाम है विलेज सॉन्ग। किसने लिखा है? SAROJNINAIDU, सरोजिनी नायडू। इनका जन्म, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं हर चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर के लेखक का वर्णन करता हूं, तो आज मैं आप लोगों को उस चैप्टर के लेखक का सबसे पहले परिचय करा दूं कि लेखक का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। 1879 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1950 में 1950 में 1950 में इनका मृत्यु हुआ था और जन्म 1879 में। ओके, इनको सी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द NIGHTANGLE, द नाइटिंगेल। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। द नाइटिंगेल ऑफ INDI। अब आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो क्या बोलिएगा? सरोजनी नायडू। वेरी गुड। तो सी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंडिया में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ये जानी जाती थी। ही वॉज अ पोएट, नेशनलिस्ट, फाइटर फॉर विमेन राइट्स एंड नेशन बिल्डर। ये क्या क्या थी? तो शी वॉज अ पोएट, कवि तो थी ही, कवि के साथ साथ एक नेशनलिस्ट, NATIONALIST, नेशनलिस्ट, फाइटर फॉर FIGHTER, फाइटर फॉर विमेन्स राइट, WOMEN, विमेन्स RIGHT। मतलब कि औरतों के अधिकार के लिए ये आवाज उठाती थी। औरतों के अधिकार का अगर किसी ने हनन करने की कोशिश भी करा ना तो सरोजनी नायडू से कोई बच के वापस नहीं जाने का। क्या? सरोजनी नायडू हमेशा वुमेन्स राइट, औरतों के अधिकार के लिए आवाज उठाती रही हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है। नेशनलिस्ट भी है, फाइटर भी है और कवि भी, ये इतने सारे। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, ये एक पक्षी है। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, नाम तो सुना ही होगा बुलबुल का। चलिए उतार लीजिए जल्दी से, इसके आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इनके द्वारा लिखा गया उनके 3 कविताओं के वॉल्यूम जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, दूसरा है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में और तीसरा है द ब्रोकन विंग 1912 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में कभी दे देगा कि द बर्ड ऑफ टाइम किसने लिखा है, तो अब उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सरोजनी नायडू का भी होगा, तो आपको टिक मार्क करना है सरोजनी नायडू के लिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं। वैसे मैं आप लोगों को यह चैप्टर
पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की कुछ जानकारियां दे देना चाहता हूँ। आखिर इस चैप्टर में सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है, ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में सरोजिनी नायडू ने आखिर क्या कहा है। कुछ विशेष नहीं है इसमें, बस सरोजिनी नायडू ने अपने डर को दिखाया है, भगवान की प्रार्थना को दिखाया है, ये दिखाया है कि डर में लोग कैसे भगवान को याद करते हैं, इन चीजों को दिखाया है। आपने लोग किसी और काम से घर से निकलते हैं और घर आने में देर हो जाती है, क्योंकि कहीं उनका ध्यान जो होता है कहीं दूसरे जगह भटक जाता है, तो उन चीज़ों में वो लोग देरी कर देते हैं। इस पर आप लोगों के भोजपुरी में एक गाना भी निकला हुआ था, अरे आटसा ने गोइलू तो दिन कोई दिहालू। एक और इसमें लाइन था कि पानी भरी गोइलू तो दिन कोई दिहालू, आटसा ने गोइलू तो गील कोई दिहालू। हाँ, ऐसा था ना। अब डालू न दाल में फोराना मारा है, कहाँ ध्याना आए। हाँ, तो ऐसा ही था। तो मतलब एक नाइटिंगेल, ये देखिए, ये सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनकी कविता है और इसी गाना पे आधारित है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये गाना गा के सुनाया हूँ कि ये पानी भरने के लिए जाती हैं कहीं दूसरे जगह पे, और कहीं नदी के किनारे से पानी भर के लाती हैं, और वहाँ जब जाती है पानी भरने के लिए तो इनका ध्यान कहीं दूसरे जगह चला जाता है, जिसकी वजह से पानी भरने में देर हो जाती है। तो ठीक वैसा ही है कि पानी भरे गोइलू तो दिन कई दियलू, तो इसमें रात कर देती हैं सरोजिनी नायडू। इसमें क्या कर देती हैं? रात कर देती हैं। दिन में जाती हैं, रात हो जाता है पानी भर के वापस आते आते। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा अब इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सरोजिनी नायडू अपने इस चैप्टर में सबसे पहले ही लाइन में इन्होंने लिखा है कि फूल आर माई पीचर्स एंड फार टू कैरी। पीचर का मतलब होता है घड़ा। मेरा घड़ा जो है पानी से लबालब भरा हुआ है और अभी दूर ले जाना है मुझे। लोन इज द वे एंड लॉन्ग, रास्ता जो है अकेला हूं मैं, और रास्ता जो है अभी बहुत दूर है और मैं अकेली हूं। कौन ये कौन कह रहे हैं? सरोजिनी नायडू। वाई वॉज आई टेम्पेड टू टैरी ल्यूड बाई द बोटमैन सॉन्ग। उफ, मैंने देर क्यों किया, क्यों मैं लालच में पड़ गई। उस नदी के किनारे बोट पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो लोक गीत गा रहे हैं, उनके गीतों को सुन करके मैं इतनी ज्यादा लालच कैसे हो गया मेरे अंदर, मैं कैसे उनके गानों में लुभा गई कि मेरे को इस बात का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा कि मैं पानी भरने आई हूं और समय से मुझे वापस घर भी जाना है। स्विफ्टली द शैडो ऑफ नाइट आर फॉलिंग, धीरे धीरे रात के अंधेरे का परछाई जो है वो अब पड़ने वाला है, जाना अभी दूर है। ओ हियर इज द वाइट क्रैन कॉलिंग। अब कैरन मतलब एक तरह का पक्षी है। क्रैन मतलब एक पक्षी है जिसको शायद शुतुरमुर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, तो अब वो भी आवाज करने लगे हैं। इज इट द वाइल्ड ओल्स क्राई, एक आवाज उनके कान में सुनाई देती है और ये समझते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई जंगली उल्लू बोल रहा है, कहीं मुझे काट न ले, कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। इस तरह की चीजें इनके दिमाग में लगातार आ रही है, क्योंकि दिन पर दिन जो है वो क्या होते जा रहा है, दिन पर दिन मतलब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीत रहा है, क्या होते जा रहा है, अंधेरा होते जा रहा है। आगे देखते हैं। देयर आर नो टेंडर मूनबीम्स टू लाइट मी, इफ इन द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, और इफ एन इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, राम रे राम, आई शैल डाई। अगर कहीं गलती से अंधेरे में मैं जा रही हूं और गलती से कहीं मेरे पैर में सांप काट दिया, और चलो सांप छोड़ो, कहीं अगर गलती से ही मैं, अंधेरा है चारों तरफ, धीरे धीरे वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, और कोई बुरी आत्मा कहीं मेरे ऊपर अटैक कर दी, तो राम रे राम, हम तो मर ही जाएंगे। हाय, माई मदर विल मरमर वाई डथ सी लिंगर, माई ब्रदर विल मरमर वाई डथ सी लिंगर, माई मदर विल वेट एंड वीप सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर। मेरा भाई भुनभुना रहा होगा,
काहे देरी क देलो सेताना, अभी तो घरे ना आइल, पानी भर के आवे में हेतना टाइम लागेला रे। आए ऊपर मुरमुरा रहा होगा, मतलब मरमर मतलब मरमराना, मरमर मतलब घर में बुदबुदाना। हाँ, तो मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, रो रही होगी, रो रो करके बुरा हाल हो गया वो होगा उसका, और वो कह रही होगी कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी बच्ची को सही सलामत घर पहुंचा दो, भगवान से दुआ कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि द जमुनाज वाटर आर डीप, जमुना का पानी जो है बहुत गहरा है। द शैडो ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी। इस रास्ते से जब मैं जाऊंगी तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, अगर कहीं आंधी तूफान आ गया, बिजली आ गई, बिजली कड़कने लगा, बारिश की बूंदें एकदम जोरों से गिरने लगी, तो मैं कहाँ बचूंगी। राम रे राम, आई शैल डाई, राम रे राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। Safe from the lightning, where shall I hide me, unless thou shalt my footsteps and guide me, राम रे राम, I shall die। मेरे को अब ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरा पैर कोई बांध रहा है, कोई मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे कदम जो हैं वो थरथरा रहे हैं, मेरे कदम रुक जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान है, फिर भी मैं भगवान भगवान करते करते अब मेरा पैर अपने आप आगे बढ़ता गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे मार्गदर्शन दे रहा है, और मैं भी भगवान भगवान करते मैं फाइनली अपने घर तक पहुंच गई। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक मैं घर पहुंच नहीं गई, कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक डर की भावना उत्पन्न रही, तब तक जब तक कि मैं अपने घर ना पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार यही आपका ये चैप्टर, चूंकि सरोजनी नायडू का ही ये घटना है, ये एक बार पानी भरने गई थी तो उसी सिलसिले में इनके साथ ये घटना हुआ था। ये पूरा डर और भगवान के बीच के रिलेशन को, संबंध को बताया इस कविता में। सो फाइनली ये इनके जीवन का घटा हुआ एक घटना है जो कविता के जरिए आप लोगों तक पहुँचा दिया गया। तो यही कविता था, ये कविता आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। ये कविता आप लोगों का, ये जो पोइट्री का जो विलेज सॉन्ग था, ये आप लोगों का समाप्त हो गया। आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव मैंने दे दिया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने दे दिया है। अगर नहीं मिला है तो मैं बंटवा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग भी अगले दिन जब आप लोग ये वीडियो, आज मुझे उम्मीद है आज आप लोग ये वीडियो देख लेंगे, अगले दिन जब आप लोग क्लास में आइएगा तो इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को क्लास में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगला चैप्टर भी आज ही पढ़ेंगे। सो थोड़ी देर आप लोग विश्राम कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, ये तब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ। विलेज सॉन्ग मतलब वही जो गाना गा रहा था ना, वो जो बोट पे जो लोकगीत, नहीं एक बार हम बोले हैं कि बोट पर बैठ करके कुछ लोग लोकगीत गा रहे थे, तो वही लोकगीत। लोकगीत क्या होता है? विलेज सॉन्ग होता है। लोकगीत शहर के आदमी लोकगीत नहीं सुनता है, शहर का आदमी सुनता है मेरे ख्वाबों में तू, शहर का आदमी ये सब सुनता है। लोकगीत गांव के लोग सुनते हैं। गांव के लोग, गांव वाला एक अलग टाइप का गाना ही होता है, लोकगीत टाइप का अलग गाना होता है, वो थोड़ा अलग। तो उसका मेरे को एक्चुअली मेरे को पता नहीं है वो लोकगीत, वैसा तो मैं गा के बता देता। तो उस तरह का लोकगीत रेडियो पे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर कभी कभी लोकगीत देता है जी। तो इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 में प्रवेश करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 आप लोग देखिएगा। ये चैप्टर नंबर 8 भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं फॉलोअर। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। फॉलोअर, ये चैप्टर नंबर 8 है। पोएट्री का चैप्टर नंबर 8 है।
पोएट्री का ये चैप्टर नंबर 8 है। फॉलोअर किसने लिखा है? सैमुअल हैनी, SEAMUSHEANEY, सैमुअल हैनी आयरलैंड के रहने वाले थे, इसीलिए इनको आयरिश पोएट कहा जाता है। इनका जन्म 1939 में, चूंकि इनका मृत्यु जो है वो जब तक यह किताब छपा था तब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए इस किताब में अभी इनके मृत्यु का अपडेट नहीं किया गया है। अब इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है उसे हम लोगों को देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी एक बार हमारे कहते हैं कि एक ज़माना था जब सतयुग में तो संकट मोचन कहा जाता था हमारे हनुमान जी को, कि संकट मोचन है, जब जब संकट पड़ता है तो हनुमान जी आते हैं। आज के डेट में संकट मोचन हमारे गूगल बाबा हैं। अगर कभी भी संकट आता है तो गूगल पे जाइए, कुछ भी डाल लीजिए, संकट दूर हो जाता है। यहाँ पे गूगल बाबा पे अब छोड़िए ना, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, सरस्वती जी का अगर कराना है तो कुछ नहीं करना है, गूगल बाबा को बोलिए कि जल्दी से मंत्र डालिए, यूट्यूब पे जाइए और सरस्वती मंत्र डालिए, आरती डालिए, जो डालिए सब पूरा पंडित जी विधिवत उसमें कथा कह रहे हैं, सब कथा सुन लीजिए, डीजे लगा के चलिए, हो गया। पंडित जी भी अपने मुंह से बोलेंगे और यूट्यूब पे भी मुंह से बोलेगा, है तो बात तो बराबर ही है दोनों। क्या पता पंडित जी के मुंह से, मान लीजिए पंडित जी के मुंह से शुद्ध उच्चारण नहीं निकला, लेकिन यूट्यूब वाले पे बड़ा शुद्ध बोलता है ये लोग। तो ये हो सकता है कि पंडियों जी से ज्यादा विद्वान गूगल बाबा हो गए हैं आज के डेट में। हाँ आगे देखिए, He was an Irish poet। आयरिश पोएट का मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के रहने वाले हैं, यूके में है आयरलैंड। He was born on his family's farm near Belfast in County Derry, Northern Ireland. He attended local school and earned degree in school from Queen's University, Belfast। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ और आयरलैंड के एक लोकल स्कूल में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। He took a teacher's certificate in English at St. Joseph and began a career as a teacher। संत जोसेफ स्कूल में इनको सर्टिफिकेट मिला और उसके बाद से ये इंग्लिश में अपना टीचर के रूप में करियर जो है धीरे धीरे बनाना शुरू किया। एक समय आया जब इन्होंने अपना पहला कविता लिखा, His first volume of poetry, जिसका नाम है डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट। डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट 1966 में। आगे है, बहुत सारे प्राइजेस इन्होंने जीता है। हिज वर्क्स, इनकी और भी कुछ रचनाएं हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे द स्पिरिट लेवल, द SPIRITLEVEL 1996 में ये लिखा गया था, द स्पिरिट लेवल। ओपन ग्राउंड, OPENEDGROUND, ओपन ग्राउंड सेलेक्टेड पोएम में से एक था। ये चला था 1966 से 1996 तक लिखाया था। ये वॉल्यूम था जिसमें बहुत सारी कविताएं थी, लिखते गए बहुत सारी कविताएं। ऐसे भी इन्होंने लिखा था कुछ, ESSAY, इन्होंने कुछ ऐसे भी लिखा था और उस ऐसे का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ द टंग, द गवर्नमेंट ऑफ द TONGUE, टंग 1988 में।
ना वो सबसे बढ़िया चीज, इन 1995 ही वॉज अवॉर्डेड एज नोबेल प्राइज। इन 1995 he was awarded as Nobel Prize. In 1995 he was awarded as Nobel Prize. चलिए इस प्रकार से आप इनके इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, लिख लीजिए इनके इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फॉलोअर। आखिर क्या है फॉलोअर? फॉलोअर का मतलब क्या? बड़ा फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे। व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोअर? का असली मतलब आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉलोअर मतलब फॉलो करने वाला। फॉलोअर मतलब फॉलो करने वाला। आप अगर माथुर सर को फॉलो कर रहे हैं यानी कि आप माथुर सर के क्या हैं? फॉलोअर हैं। तो आज हम लोग ऐसा ही एक फॉलो करने वाला इंसान है जो दुनिया में अपने पिताजी को फॉलो करता है। वो किस प्रकार से अपने पिताजी को फॉलो करता है ये आज मैं आपको इस चैप्टर में बता रहा हूँ। ये कवि अपने बारे में कह रहे हैं। इनके कवि के पिताजी किसान थे। तो देखिएगा, माई फादर वर्कड विथ अ हॉर्स प्लाउ, हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड लाइक अ फुल सेल स्ट्रॉन्ग, बिटवीन द शाफ्ट एंड द फॉरो द हॉर्स स्ट्रेंड एट हिज क्लिकिंग टंग। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरे पिताजी हल लेकर के बैल लेके जाते थे खेतों में हल जोतने के लिए। तो मुझे याद है कि खेत जोतने के लिए जब जाते थे हल लेकर के और साथ में बैल भी जाते थे, तो मेरे पिताजी के कंधे में इतनी ताकत थी कि वो लोहे का हल अपने कंधे पर उठा करके लेकर जाते थे, मानो उनका कंधा चट्टान जैसा मजबूत हुआ करता था। और सबसे बड़ा चीज कि उनके साथ जो दो बैल जाते थे वो इतने ज़्यादा अनुशासन में थे कि अगर मेरे पिताजी ने बैलों को क्या दिया कि हुड हुड हेने हेने, तो हेने घूम जाता था, इधर घुमा तो हेने घुमा देते थे। बहुत ही ज़्यादा वो दो जानवर, दो बैल बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में होते थे। एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह ये काम करते थे। He would set the wing and fit the bright steel pointed shock, the sword rolled over without breaking at the heading with a single pluck. मेरे पिताजी इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे किसानी में, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे खेत जोतने में कि खुद से अपना सब स्टील का जो नुकीला जो होता है वो सब अपना कस उसके सारा कुछ कस के बैल पे अपना कस के बैल के कंधा पे वो हेंगा वगैरह जो होता है ना उसको क्या तो बोलते हैं, फर वगैरह को, उसको कस करके और एक हाथ में हल्का सा छोटा सा स्टिक लेकर के और अपना बैल के पीछे पीछे अपना खेत को जोतने लगते थे। और एक सिंगल प्लग मतलब एक बार में वो बहुत शानदार खेत की जोताई करते थे। ये नहीं कि 10 बार उसको चलाना पड़ रहा है, एक बार में ही वो बहुत जबरदस्त, इतनी ताकत और इतना एक्सपर्टनेस थी उनके अंदर। आगे देखते हैं हम लोग कि of rains the sweating team turned round and back into the land. His eye narrowed and angled at the ground, mapping the furrow exactly. मेरे दोनों की मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मेरे पिताजी की मेहनत थी, इसमें मेरे पिताजी के साथ साथ उन बैलों की भी मेहनत थी। दोनों की मेहनत ने रंग लाया और दोनों ही एक्सपर्ट थे। अगर मेरे पिताजी उनको चलाने में एक्सपर्ट थे तो वो भी एक्सपर्ट थे अपना काम करने में। और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरे पिताजी एक बार एक जगह से वो लेके चले जाते थे और उधर से घूमते घूमते आते थे तो दोबारा उनको इतना अंदाज था कि इधर से खेत जोतते जोतते उधर से फिर घूमते घूमते फिर इधर, ऐसे नहीं खेत जोताता है, तो उधर से जब आते थे तो इतना अंदाज था कि उधर से कितना दूरी पे घूमना है कि उस पर फिर दोबारा बैल ना चढ़े, बगल से फिर करते 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 ऐसे हो खेत ऐसे में जोताता है। पूरा पूरा ऐसा खेत है तो इधर से जोतते 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 इधर से पूरा ऐसे 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 छोटा होकर चला जाता है इसी हिसाब से। तो इतना अंदाज, इतने एक्सपर्ट तरीके से ये खेतों की जुताई करते थे, बहुत जबरदस्त। I stumbled in his hob-nailed wake, fell sometimes on the polished sword, sometimes he rode me on his back, dipping and rising to his plod. मैं बच्चा था,
अब खेत की जुताई हो जाने के बाद खेत में क्या होता था, सब मट्टी उबड़ खाबड़ हो जाता था। तो मैं कभी प्रयास करता था उसमें चलने का, तो मैं छोटा बच्चा था, मिट्टी में फंस करके मैं कभी गिर जाता था, कभी उठता था, कभी गिर जाता था। मैं अपने पिताजी को फॉलो करता था, मैं अपने पिताजी को फॉलो करता था कि मेरे पिताजी को नहीं गिर रहे हैं, मैं कैसे गिर जा रहा हूँ। मैं फिर उठता था और फिर मैं चलना शुरू करता था। मैं अपने पिताजी को देख करके मुझे एनर्जी और मुझे ऊर्जा और मुझे ताकत मिलती थी। मैं दोबारा उठ करके मैं प्रयास करता था उसी खेत में चलने की। और एक समय आया जब मेरा प्रयास एकदम सफल हुआ। I wanted to grow up and plow to close one eye, stiffen my arm. All I ever did was follow. मैं जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता था अपने पिताजी के जैसा, और अपने पिताजी का सारा कारोबार मैं संभालना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं, हे प्रभु, मैं कितना जल्दी बड़ा हो जाऊं कि मैं जैसे पिताजी हल लेकर के खेतों में घूम रहे हैं वैसे मैं हल लेकर के खेतों में घूमूं। मैं इतना ज़्यादा मेरे अंदर से उत्सुकता थी, इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी। आगे देखते हैं। All I ever did was follow in his broad shadow round the farm. I was a nuisance, creeping, falling, yapping, always. But today it is my father who keeps stumbling behind me and will not go away. एक समय था जब मैं अपने पिताजी को फॉलो करता था। आज वो समय आ चुका है जब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी मुझे फॉलो करते हैं। मैं आगे आगे रहता हूँ, मैं हलों पे रहता हूँ और मेरे पिताजी किनारे रहते हैं। मेरे पिताजी मेरे से अब हर चीज़ सलाह लेते हैं, पूछते हैं, और वो अब मैं सब कुछ करता हूँ और वो मेरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये दुनिया का रीत है, ये एक साइकिल है, लाइफ साइकिल इसको बोलेंगे कि आज आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कल एक समय आएगा जब मैं आपको फॉलो करूंगा। इसके पहले के पहले वाले चैप्टर में जब आप लोगों को ऑफलाइन चैप्टर में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को एक लाइन बताया था कि बच्चा दो बार अपने जीवन में बच्चा होता है, एक जब बच्चा होता है और एक जब बच्चा बूढ़ा हो जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को 2 बार बताई थी। तो जब बच्चा होता है तो अपने पिताजी को फॉलो कर रहा होता है, और वही पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं तो अब वो अपने बच्चा को फॉलो करने लगते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, हर इंसान एक दूसरे को इसी जीवन में फॉलो करता है। यही स्वर्ग है और यही नर्क है, सारा यहीं पे है। सो थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आप लोगों का ये फॉलोअर चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फॉलोअर से आगे जो चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे क्लास 11 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 9 के साथ पोएट्री सेक्शन। बाय बाय।